हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 4 का एक और नया टॉपिक पंच महाभूत, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इस चैनल पर जो है निरंतर जो है मुख्य परीक्षा से रिलेटेड वीडियो जो है आपको नए नए टॉपिक के मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर देखें। और तो आपको नए टॉपिक के यूनिट 1 के पेपर थर्ड पार्ट बी के यूनिट 1 के नए टॉपिक मिल जाएंगे आपको। फिर यूनिट 4 के जो है कुछ नए टॉपिक मैंने अभी हाल ही में पढ़ाए हैं, वो सारे टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पंच महाभूत। तो देखिए, पंच महाभूत क्या है। ये पंच महाभूत आयुर्वेद के अनुसार जो है मानव शरीर जो है या संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये तत्व कौन-कौन से हैं? तो आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल व वायु। और इन्हीं को जो है आयुर्वेद में जो है पंच महाभूत के नाम से जाना जाता है, या इन्हीं को पंच महाभूत जो है कहा जाता है। अब ये पंच महाभूत जैसे शरीर का जो ढांचा है हमारा, और उसके जो हमारा शरीर बना हुआ है, वो हमारा जो शारीरिक ढांचा है और उसके जो विभिन्न अंग है, उन अंगों की आवश्यकताओं को और उसकी विभिन्न संरचनाएं जो है और उसके कार्यों को अलग अलग अनुपात में जो है इन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो एक संतुलित मात्रा में इन तत्वों को जो है क्या है, हमारे शरीर में जो भी जितने भी अंग है और उनके जो संरचना है और उनके जो कार्य है, उन कार्यों को करने के लिए जो है हमको जो है इन तत्वों की एक संतुलित मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पंच महाभूत कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं। वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है। ठीक है, तो पंच महाभूत को एक एक करके देखते हैं। जैसे आकाश जो है, तो यह पंच महाभूतों में पहला है, जिसे आकाश या अंतरिक्ष कहा जाता है। आकाश तत्व के गुणों में क्या क्या शामिल है? तो प्रकाश, सूक्ष्म और अथाह, ये इसमें शामिल है आकाश तत्व के गुणों में। इसका संबंध विस्तार, कंपन, अप्रतिरोध जैसी क्रियाओं से है। कान जो है इस तत्व का मुख्य संवेदी अंग है। कान जो है प्रकाश तत्व का क्या है, या प्रकाश का पंच महाभूत का मुख्य संवेदी अंग है। आकाश तत्व की तन्मात्रा ध्वनि या शब्द है। अब ये तन्मात्रा क्या होता है? तो तन्मात्रा का अर्थ होता है सूक्ष्म रूप या सूक्ष्म तत्व। तो आकाश तत्व, आकाश शब्द का जो सूक्ष्म तत्व है, बोल सकते हैं कि ध्वनि या शब्द है। आकाश तत्व का संबंध आनंदमय कोश से माना जाता है या माना गया है। तो ये आकाश के बारे में आपको ये 4-5 फैक्ट जो है आपको सीधा याद कर लेना है। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि भाई पंच महाभूतों का वर्णन कीजिए या पंच महाभूतों के बारे में सामान्य जानकारी दीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है हमें इसमें। दूसरा है वायु। तो पंच महाभूतों में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व वायु को माना गया है। निरंतर यह गति और निरंतर गति की भावना से संबंधित है। तो वायु जो है वो क्या है भाई? निरंतर गति और निरंतर गति की भावना से संबंधित है। वायु तत्व के गुणों में संवेदनशीलता, गतिशीलता, सूक्ष्म उपस्थिति को शामिल किया जाता है। तो वायु तत्व के गुणों में संवेदनशीलता, गतिशीलता, सूक्ष्म उपस्थिति को क्या है, शामिल किया जाता है। त्वचा को जो है वायु तत्व के संबंधित संवेदी अंग। अब जैसे वहां पर जो है आकाश को जो है ध्वनि का तन्मात्रा माना गया था, यहाँ पे जैसे है वायु तत्व की तन्मात्रा किसको माना जाए? स्पर्श को। ठीक है, और त्वचा को वायु तत्व से संबंधित संवेदी अंग माना गया था। वहां पर जो है हमने पढ़ा कि कान को इसका जो है प्रमुख संवेदी अंग माना गया था। तो ये ऐसी चीजें हमको याद रखना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके। तो वायु तत्व का संबंध विज्ञान में कोश से माना है। तो यहाँ पे वायु तत्व का संबंध किससे? विज्ञान में कोश से है। फिर है अग्नि। तो जो अग्नि, देखिए अग्नि में क्या होता है कि जैसी वायु गति करती है, और जब भी वायु में गति होती है तो घर्षण पैदा होता है या घर्षण उत्पन्न होता है। तो घर्षण के कारण ही क्या होता है? अग्नि का निर्माण होता है या आग का निर्माण होता है। और ये पंच महाभूतों में इसको तीसरा तत्व माना गया है। अब अग्नि तत्व जो है, इसके गुण जो है, अग्नि तत्व के गुण विभिन्न कार्यों, जैसे भोजन का प्रवेश हो गया, पाचन हो गया, विकारों का रूपांतरण, बुद्धि और प्रकाश की धारणा से संबंधित है। और अग्नि तत्व की जो तन्मात्रा है वो दृष्टि या रूप है। तो ये आपको याद रखना है। अग्नि तत्व का संबंध जो है मनोमय कोश से माना जाता है, तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। फिर है जल। पंच महाभूतों में चतुर्थ तत्व जल को कहा गया है, या चतुर्थ तत्व जल है, जिसे तरलता का प्रतीक माना गया है।
यह महत्वपूर्ण तत्व जल प्रकृति में रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। आसंजन, शीतलन, बंधन व तरलता इसके प्रमुख गुण हैं। ये इसके प्रमुख गुणों में शामिल है। जल तत्व की तन्मात्रा जो है स्वाद या रस है, और जल तत्व का संबंध जो है प्राणमय कोश से माना जाता है। तो ये जल तत्व के बारे में याद रखनी इतनी सारी चीजें। फिर अगला है पृथ्वी तत्व, जो है पंच महाभूतों का अंतिम तत्व है। तो पृथ्वी तत्व क्या है, पंच महाभूतों का क्या है, अंतिम तत्व है। यह तत्व ठोस, सुपल, कठोर और सघन है। यह तत्व कैसा है, ठोस, सुपल, कठोर और सघन है। पृथ्वी तत्व जो है रूप, आकार, संरचना और शक्ति देता है। नाक जो है पृथ्वी तत्व से संबंधित इंद्रिया है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा जो है गंध को माना गया है। तो ये यहाँ पे एक और चीज याद रखना है। और पृथ्वी तत्व का संबंध अन्नमय कोश से माना गया है। तो ये थे हमारे पंचमहाभूत। तो पंचमहाभूतों के बारे में क्वेश्चन सीधा सीधा 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई पंचमहाभूतों में या आयुर्वेद के पंचमहाभूतों के बारे में सामान्य जानकारी दीजिए, या पंचमहाभूतों को विस्तार से पूर्वक समझाइए। या 7 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पंचमहाभूत क्या होते हैं, पंचमहाभूतों के बारे में सामान्य जानकारी दीजिए। ऐसा कुछ भी प्रश्न डायरेक्टली बन सकता है। या 2 नंबर में पूछ सकता है कि आयुर्वेद में पंचमहाभूतों के जो है बारे में बताइए। ठीक है। फिर अगला जो है हमारा टॉपिक वो है दिनचर्या। दिनचर्या क्या है, तो अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान में दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेद का एक ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, उसके सूत्र स्थान में जो है दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। दिनचर्या से तात्पर्य क्या होता है, दिनचर्या का मतलब है हमारा जो खाने पीने का तौर तरीका होता है, जो हमारे आचरण नियम होते हैं, ये सभी हमारे क्या है, दिनचर्या में आते हैं। मतलब सुबह उठने से लेकर तो रात्रि सोने तक हम किस प्रकार का जो है हमारा टाइम टेबल फॉलो करते हैं। आहार विहार मतलब उठना, सुबह उठना, नहाना धोना, खाना खाना, ये सारी चीजें दिनचर्या में आती है। तो दिनचर्या से तात्पर्य क्या है, आहार विहार और आचरण के नियमों से है। अब दिनचर्या के घटकों में क्या 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 शामिल है, दिनचर्या में शामिल घटकों का विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला है प्रातः उत्थान। तो सूर्योदय से जागना, सूर्योदय से पूर्व जागना, क्योंकि वातावरण प्रदूषण रहित होता है तथा प्राणवायु की मात्रा सर्वाधिक रहती है। इसे जो है ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात जो है उष्पान किया जाता है, जिसे पानी पीकर जिसमें पानी पीकर जो है शरीर से विषैले पदार्थों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई आयुर्वेद में कि सूर्योदय से पूर्व जाग जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वातावरण जो है प्रदूषण रहित होता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसके अलावा जो है इसको उसके बाद फिर गर्म पानी पीकर जो है शरीर से जो है विषैले पदार्थ जो है उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ये भी एक चीज जो है इसमें याद रखना है। फिर मलोत्सर्ग क्रिया क्या है, शरीर में उपापचय के उपरांत बने विषैले एवं अपशिष्ट तत्वों को उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो मलोत्सर्ग क्रिया मतलब क्या है, जो शरीर में जो है उपापचय की क्रिया के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या है, मलोत्सर्ग क्रिया कहलाती है। फिर दंत धावन मतलब दांतों को साफ करना। तो इस प्रक्रिया में करने से दांत मजबूत और स्वच्छ होते हैं। मुंह की दुर्गंध व विरसता का नाश होता है। जिह्वा मल रहित व स्वच्छ रहित रहती है, जिससे स्वाद का ज्ञान भली भांति हो पाता है। तो ये भी याद रखना है। फिर है नस्य क्रिया। तो नस्य क्रिया में क्या होता है, देखिए रोज सुबह गर्म पानी करके, रोज सुबह क्या है गर्म करके ठंडा किया हुआ सरसों या तिल का तेल जो है नाक में डालना चाहिए। नाक में तेल को डालने से सिर, आंख, नाक के रोग होने की संभावना न्यून हो जाती है। समय पूर्व बाल झड़ते नहीं है और सफेद नहीं होते। तो नस्य क्रिया में क्या किया जाता है कि रोज सुबह जो है सरसों या तिल का तेल जो है गर्म करके जो है नाक में डालना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, नाक से संबंधित और आँखों से संबंधित और सिर से संबंधित जो रोग होने की संभावना है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ जो है बाल वगैरह समय पर झड़ते नहीं है, बाल सफ़ेद नहीं होते जल्दी, ये सारी समस्याएं जो है दूर हो जाती हैं। फिर अभ्यंग क्रिया क्या होती है,
स्नान से पहले शरीर को तेल से मालिश करना चाहिए और उससे क्या होगा, त्वचा कोमल और कांतिमय राग रहित होती है, त्वचा में रक्त संचार बढ़ता है, त्वचा में झुर्रियाँ नहीं पड़ती। तो ये अभ्यंग क्रिया में जो है, मतलब नहाने से पहले शरीर पर जो है तेल से मालिश करना चाहिए, उससे त्वचा कोमल रहती है, राग रहित रहती है। ठीक है, इसके अलावा रक्त संचार वगैरह इससे बढ़ता है और झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती त्वचा पर। व्यायाम, सूर्य नमस्कार हो गया, एरोबिक्स, यौगिक दैनिक व्यायाम से शारीरिक सामर्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना और अतिरिक्त चर्बी को घटाने का काम व्यायाम करता है। तो व्यायाम के बारे में सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। स्नान, यह क्रिया दैनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। स्नान से शरीर की सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर होती है। शरीर से अतिरिक्त ऊष्मा, दुर्गंध, पसीना को दूर करता है, रक्त का शोधन होता है तथा भूख बढ़ाने में सहायक होता है। स्नान करने से ये सारी चीजें होती है। भोजन, संयमित शाकाहार संतुलित भोजन किया जाना उचित माना गया है। भोजन के चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर खाना, ताकि पाचन सरल व जल्दी हो सके। फिर अगला है निद्रा। रात्रि के दौरान 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। उचित निद्रा के सेवन से शारीरिक व मानसिक थकान दूर हो जाती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो ये है हमारी दैनिक दिनचर्या। तो दिनचर्या इतना विशेष नहीं है, बस आपको पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट: प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग क्रिया, दंत धावन, नस्य क्रिया, अभ्यंग क्रिया, व्यायाम, स्नान, भोजन, निद्रा। तो ये चीजें याद रखना है, बाकी सारी चीजें सरल ही है। हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वही सब चीजें हैं, तो इसको ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना है। फिर है ऋतुचर्या। देखिए ऋतुचर्या आयुर्वेद के प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय में ऋतुचर्या संबंधित विधानों को परिभाषित किया गया है। ऋतुओं की मौसमी विशेषताओं के अनुरूप, देखिए ऋतुचर्या का मतलब क्या होता है, मतलब जो मौसम चल रहा है उस मौसम के अनुसार जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और खाद्य पदार्थों द्वारा जो हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा ऋतुचर्या कहलाता है। मतलब मौसम के अनुसार आहार विहार को ग्रहण करना और शरीर को संतुलित अवस्था में बनाए रखना, ये क्या कहलाएगा, हमारा ऋतुचर्या कहलाएगा। तो ऋतुओं की मौसमीय विशेषताओं के अनुरूप ही आहार विहार तथा भोजन खाद्य पदार्थों को संतुलित करना क्या कहलाएगा, ऋतुचर्या कहलाता है। आयुर्वेद में काल को वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इन 6 ऋतुओं में जो है बांटा गया है। आयुर्वेद में जो हमारा जो पूरा काल है या जो वर्ष है, उसको जो है 6 ऋतुओं में बांटा गया है। इन सभी के अनुसार ही पृथक चर्या भी बनाई जाती है। तो इन सभी के अनुसार हम हमारी क्या है, ऋतुचर्या बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं: वर्षा ऋतुचर्या, शरद ऋतुचर्या, हेमंत, ग्रीष्म, बसंत और शिशिर। फिर एक एक को देखते हैं डिटेल में। देखिए वर्षा ऋतुचर्या, तो वर्षा कब ऋतु चलता है हमारे यहाँ, जुलाई अगस्त इसका समय होता है। और अगर हम हमारे हिंदी माह देखें तो श्रावण भाद्रपद में चलता है। समस्या, अब इस ऋतु में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो भूख में कमी, जोड़ों का दर्द, मलेरिया, दस्त, टाइफाइड, अन्य रोग होने की संभावना होती है। अब इसमें पथ्य आहार विहार, मतलब इसमें क्या खाना चाहिए। अम्ल, लवण, घी, दूध, अदरक, जीरा, बाजरा, मक्का आदि लाभदायक होगा। पानी को उबालकर पीना चाहिए। ठीक है, तेल की मालिश करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग अत्यावश्यक है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम होता है तो मच्छर बहुत हो जाते हैं, तो मच्छरदानी का प्रयोग जो है अत्यावश्यक। अब क्या नहीं खाना चाहिए या क्या कौन सा आहार नहीं ग्रहण, अपत्य आहार विहार, भारी आहार द्रव्यों का सेवन अहितकर होगा, मतलब भारी आहार वाले या भारी भोजन ज़्यादा नहीं करना चाहिए इसमें। दिन में सोना हो गया, अधिक व्यायाम, अधिक सहवास हानिकारक है। तो ये सारी चीजें इसमें नहीं करना चाहिए। फिर शरद ऋतुचर्या, समय इसका वही सितंबर अक्टूबर अश्विन कार्तिक मास में। समस्या, पित्त का प्रकोप संभव, ज्वर, जलन, रक्त व कफ विकार, अपच की समस्या, कब्ज, अरुचि आदि। अब इसमें क्या क्या खाना चाहिए, तो हल्का भोजन, कड़वा नीम नीम, करेला, लौकी, पालक, नारियल, सूखे मेवे, ये सारी चीजें इसमें ग्रहण करना चाहिए।
अपत्याहार क्या है, तो गरम तीखी मसालेदार खाद्यान्नों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर है हेमंत ऋतुचर्या। समय नवंबर दिसंबर मार्गशीर्ष पौष। समस्या जो है संभावित वात रोग, लकवा, दमा, जुकाम आदि हो सकता है इसमें। पत्याहार घी, तेल, मेथी के लड्डू का सेवन, गर्म और गहरे वस्त्र धारण करें। अपत्याहार क्या होगा इसमें, ठंडे वायु बढ़ने वाले वस्तुओं का सेवन, बहुत पतला भोजन का सेवन ना करें, हल्के व सफेद सफेद वस्त्र धारण ना करें। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर जो है शिशिर ऋतुचर्या। समय क्या है इसका, जनवरी फरवरी माह। समस्या होंठ, त्वचा का फटना, रूखापन, लकवा, खांसी, दमा आदि रोगों की संभावना। अब इसमें क्या क्या आहार ग्रहण करना चाहिए। पत्ते आहार क्या है, दूध का सेवन करें, तेल मालिश, धूप का सेवन करें, गहरे रंग के कपड़े पहने, लहसुन की चटनी का प्रयोग करें। अपत्य आहार मतलब ठंडे एवं वायु बढ़ाने वाले वस्तुओं का सेवन, बहुत पतला भोजन सेवन, पतले भोजन का सेवन, बरसात और ठंडी हवा से स्वयं को बचाए। फिर आगे है बसंत ऋतुचर्या। समय मार्च अप्रैल। समस्या क्या है, दमा, बेचैनी, भारीपन, भूख न लगना, पेट में दर्द, कब्ज आदि की समस्या हो सकती है। पत्ते आहार क्या क्या लेना चाहिए इसमें, वमन, जलनेतु, नस्य व कुंजल आदि लाभदायक। व्यायाम, आंखों में मंजन का प्रयोग, प्रातःकालीन धूप का सेवन करें। ये सारी चीजें जो है मार्च अप्रैल या वसंत ऋतु में करना चाहिए। अपत्याहार क्या है इसमें, ठंडे व चिकनाई युक्त पदार्थों का सेवन न करें, दही, उड़द, प्याज, गन्ना, सिंघाड़े का सेवन न करें, दिन में निद्रा न ले। ग्रीष्म ऋतुचर्या। समय मई जून ज्येष्ठ आषाढ़। समस्या रूखापन, दुर्बलता, पीलिया, यकृत विकार आदि। पत्याहार हल्के मीठे चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन, जलजीरा, प्याज, शहतूत, गन्ना, नारियल पानी, कच्चा आम। अपत्याहार व्यायाम, सहवास, रेशमी कपड़े, गरम तीखे नमकीन पदार्थ, बेसन का सेवन अहितकर, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारी ऋतुचर्या है। अब यदि मानव इन सभी चर्याओं का विधिपूर्वक पालन करता है तो किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। अब हम इस प्रकार से जो 6 ऋतु है, आयुर्वेद ने जो 6 ऋतु है इनका जो है 6 ऋतुओं में बांटा है पूरे साल को। तो इसका इन ऋतुओं का हम अगर सही तरीके से विधिपूर्वक पालन करते हैं तो किसी प्रकार के हमको रोग होने की संभावना जो है कम होती है या कम हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के 2 टॉपिक, एक पंचमहाभूत, एक दिनचर्या और एक ऋतुचर्या। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही तो कृपया इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और जैसा कि कुछ लोग कमेंट में पीडीएफ के लिए मैसेज कर रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एमपीपीएससी मेंस जो है भाई वो लिखने वाली परीक्षा है, इसलिए आप पीडीएफ के चक्कर में ना रहे। आप ये जो वीडियो आपको मिल रहा है इससे आप खुद के नोट्स बनाइए, उसके अनुसार आप क्वेश्चन भी बनाइए और उसके आंसर खुद लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना आपको वो चीज़ें काम में आएगी। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, वो पीडीएफ आप अपने मोबाइल में सेव करके रख लोगे, उससे आपका ना तो पढ़ना होगा ना टाइम पे उसका कुछ फ़ायदा आएगा। तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वीडियो को देखें और अपने खुद के नोट्स बनाएं और उस नोट्स के अनुसार आप जो है क्वेश्चन बनाकर जो है आंसर लिखने की अभी से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अन्य लोगों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।